तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। परसों 25 दिसंबर है। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको जानकारी दे दूं 25 दिसंबर, वैसे कल रात ही जब 12 बजेगा तो 25 दिसंबर शुरू हो जाएगा और क्रिसमस का दिन। तो आप सभी को क्रिसमस की पहले से ही शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस। लेकिन एक जानकारी ये है कि ठीक 12 बजे 25 दिसंबर की रात यानी कल रात जैसे ही 12:01 होगा, दूरदर्शन के वेव ओटीटी पर वेव एक वेब सीरीज आ रही है। यूपी के एक बड़े गैंगस्टर कहें, गुंडा कहें, बाहुबली कहें, उसके आरंभ और अंत पर। नाम है यूपी 77। तो यूपी 77 ये वेव दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 25 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे रिलीज होगी। आप लोग इसे ज़रूर देखिए, क्रिसमस भी एंजॉय कीजिए और देखने के बाद इस वेब सीरीज़ को अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत कीमती होगी। तो यूपी 77 दूरदर्शन के वेब ओटीटी पर 12 बजे रिलीज़ हो रही है 25 दिसंबर की रात। तो देखना ना भूलिए और देखने के साथ साथ अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, मेल कीजिएगा ताकि आप लोगों की राय उस सीरीज़ के बारे में जान सकूं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 1975 में देश में पहली बार इमरजेंसी लगाई, हम सब जानते हैं। तब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने उनके जो इलेक्शन था उसको अवैध करार दिया, जिसकी वजह से उनकी पीएम की कुर्सी खतरे में थी, उनको जाना पड़ता। लेकिन इंदिरा गांधी ने बदले में सीधे इमरजेंसी लगा दी 25 जून 1975। इसके बाद बहुत सारे सेंसरशिप, बहुत सारी गिरफ्तारियां, बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर बाद में ये हुआ कि दबाव के बीच में चुनाव हुआ, आम चुनाव, और आज़ादी से लेकर अब तक जो कांग्रेस सरकार में थी वो इस 1977 यानी इमरजेंसी के 2 साल बाद जो पहली बार आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पहली बार बुरी तरह हार गई और जनता पार्टी की एक नई सरकार आई, जिसके मुखिया बने, प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो अब पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में। लोकसभा में गहमा गहमी, खूब घमासान चल रहा था, इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे थे। इसी बीच 1978 की तारीख आती है, 19 दिसंबर 1978। इंदिरा गांधी के ऊपर बाकी तो सब इमरजेंसी के दौरान पद का दुरुपयोग और बहुत सारी चीज़ें, सेंसरशिप, बैन, ये वो के इल्ज़ाम लग ही रहे थे। लेकिन एक और इल्ज़ाम लगा और इल्ज़ाम था ये कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने पोजीशन का मिसयूज़ किया। अपने बेटे संजय गांधी की मारुति लिमिटेड कंपनी, जो पहली बार मारुति आई थी देश में, तो उसकी पूरी जो मारुति लिमिटेड कंपनी थी, उसकी जो पूरी योजना परियोजना थी, उसको बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने मिसयूज़ किया अपने पावर को, ताकि उनके बेटे, उस वक्त संजय गांधी आगे थे मारुति कंपनी को लेकर। तो ये एक इल्ज़ाम लगा। इसके बाद करप्शन के भी कुछ इल्ज़ाम थे। इसी को लेकर लोकसभा में बहस हो रही थी। 19 दिसंबर 1978 को हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने भी बहुत कुछ बोला लोकसभा में, और इसमें उस वक्त की सत्ताधारी सरकार यानी जनता पार्टी ने कहा कि आपने जो कहा है सदन में उसके लिए माफ़ी मांगे। इंदिरा गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद सदन की अवमानना का मोशन आया और वोटिंग हुई। इस वोटिंग में 279 एमपीज़ यानी सांसदों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के सपोर्ट में वोट डाला, 138 ने अगेंस्ट में डाला, 37 ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और इस मोशन के पास होने के बाद सदन के अवमानना के मामले में इंदिरा गांधी को सीधे लोकसभा से 7 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया, यानी बाहर कर दिया गया। और साथ ही जो दूसरा फैसला था उसने देश को चौंकाया था, वो ये कि इंदिरा गांधी को 7 दिन की जेल की सज़ा हो गई। इंदिरा गांधी को मालूम था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, पर वो चाहती थी कि अगर उन्हें जेल भेजा जाए तो सीधे लोकसभा से भेजा जाए, यानी संसद भवन से, ताकि उनके कार्यकर्ताओं तक एक अच्छा मैसेज जाए, मीडिया में भी खबरें इस तरीके से आए। सरकार चाहती थी कि इंदिरा गांधी जब घर पहुंच जाएं तो खामोशी से उन्हें वहां से तिहाड़ भेज देंगे,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार संसद की अवमानना के मामले में इंदिरा गांधी को 19 दिसंबर 1978 को सीधे संसद भवन से, वो पहली देश की ऐसी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी जिन्हें संसद भवन से तिहाड़ भेजा गया। बाकायदा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में वो तिहाड़ जेल पहुंच गई। 19 दिसंबर 1978। इंदिरा गांधी को जेल भेजने का असर ये हुआ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा हो गया, देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। 19 दिसंबर की रात इंदिरा गांधी जेल में थी। अब अगला दिन आता है, नए दिन की शुरुआत, 20 दिसंबर 1978। 20 दिसंबर 1978 को इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन कोलकाता से उड़ती है, टेक ऑफ करती है और इसे लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचना था। इस प्लेन में कुल 126 पैसेंजर सवार थे, क्रू मेंबर के साथ। तो 20 दिसंबर 1978 को इंडियन एयरलाइंस की ये प्लेन कोलकाता से तय वक्त पर उड़ी, लखनऊ में उतरी। लखनऊ में कुछ मुसाफिर उतरे, कुछ चढ़े और अब ये दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर चुकी है। अब दिल्ली आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी था, प्लेन अपने तय वक्त पर है। इसी 15 मिनट के दौरान अचानक इसी प्लेन की 15वीं रो पर बैठा हुआ एक शख्स अपनी सीट से उठता है और एयर होस्टेस के करीब जाता है और कहता है कि उसे कॉकपिट के करीब जाना। वो बड़ा धोती कुर्ता पहने हुआ, बड़ा नॉर्मल सा इंसान। और तब किसी ने हाईजैकिंग और ये सारी चीज़ों के बारे में उतनी बातें भी नहीं होती थी। 1978 की मैं बात बता रहा हूँ। बल्कि कुछ का तो ये कहना है कि तब हाईजैकिंग को एक तरह से क्राइम भी नहीं माना जाता था। तो बंदा वहाँ जाता है, एयर होस्टेस को भी लगता है कि ये नॉर्मल सा आदमी है, तो वो कॉकपिट के पास जाकर सोच रही थी कि चलो इसे दिखा दें कि प्लेन कैसे उड़ता है। लेकिन तभी अभी वो दरवाज़ा खोलने ही जा रही थी कि वो बंदा उस एयर होस्टेस की कोहनी पकड़कर उसे धक्का देता है और तब तक तेज़ी से एक और सीट से उठकर एक और शख्स कॉकपिट के पास पहुंच जाता है। दोनों जबरन दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों कॉकपिट के अंदर, उनमें से एक अब पायलट के कनपट्टी पर एक पिस्टल टान देता है। कुछ देर के बाद अब प्लेन में एक अनाउंसमेंट होता है। प्लेन के जो कैप्टन हैं उनकी आवाज़ आती है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, हमें अगवा कर लिया गया है और अब ये फ्लाइट दिल्ली की बजाय पटना जा रही है। पैसेंजर में हड़कंप मच गया, ये क्या हो रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो कुछ सोचते तभी कुछ मिनट के बाद पायलट की फिर आवाज़ गूंजी और उन्होंने कहा कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, लेकिन हम पटना नहीं बल्कि वाराणसी जा रहे हैं। तब ये बनारस हुआ करता था कि अब हम बनारस जा रहे हैं। पैसेंजर परेशान, घबराए हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या होगा। अब उधर अंदर में ये हो रहा है कि जो जिसने हाईजैक किया, 2 लड़के, वो अब पायलट से ये कह रहे हैं कि ना हमें ना पटना जाना है ना बनारस जाना है, आप इस प्लेन को नेपाल ले चलो। पायलट ने समझाया कि देखो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है, नेपाल तक जाने के लिए हमारे पास ईंधन या फ्यूल इतना है नहीं, तो हम जा नहीं सकते। तो उसने कहा अच्छा नेपाल नहीं जा सकते तो चलो बांग्लादेश ले चलो। पायलट ने फिर समझाया। पायलट के हिसाब से दोनों प्लेन को हाईजैक करने वाले लड़कों को ABCD पता ही नहीं था कि ये प्लेन, फ्यूल, रेंज, इलाका। तो फिर लास्ट में ये हुआ कि देखो अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे, फ्यूल है नहीं, ईंधन है नहीं। उसे समझाया गया कि गाड़ी और प्लेन और तेल का क्या मतलब होता है। अगर सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। सेम हवा में ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है और आप दूरी तय कर रहे हो, फ्यूल ख़त्म, प्लेन नीचे। तब उन्हें समझ में आया और आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है आप वाराणसी ले चलो। अब प्लेन वाराणसी पहुंच गया, लैंड कर गया। अब पूछा गया कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी मांग क्या है। अब जब वाराणसी में प्लेन लैंड कर गया तो पायलट ने पूछा भाई आपने प्लेन हाईजैक किया, बताओ क्या मांग है। अच्छा, दोनों हाईजैकर के पास एक पिस्टल और एक के पास एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक हथगोला। उसने कहा हम इससे प्लेन को उड़ा देंगे। दूसरे के पास पिस्टल, उसने कहा हम गोली मार देंगे। तो जब लैंड कर गया तो उन्होंने कहा क्या मांग है। तब एक ने कहा कि हमारी पहली मांग तो ये है कि जो यूपी के CM उस वक्त चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मिस्टर राम नरेश यादव, हमारी उनसे बात कराई जाए और उनको यहाँ बुलाया जाए, यानी एयरपोर्ट पर, प्लेन के अंदर। पायलट ने मैसेज कन्वे किया
अब मैसेज सीएम ऑफिस तक, इधर पूरे देश में अब खबर फैल गई है कि एक प्लेन हाईजैक हो गया और बनारस में इस वक्त खड़ा हुआ है। तो जैसी खबर हुई, इधर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, उन तक बात पहुंची। उन्होंने फ़ौरन चीफ मिनिस्टर यूपी के राम नरेश यादव जी को फ़ोन किया और कहा कि आप फ़ौरन एयरपोर्ट जाइए। राम नरेश यादव जी, अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मामला सीरियस, वो अब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद अब उनसे कहा जाता है कि भाई बताओ क्या मांग है। तो वहाँ दूसरी मांग रखते हैं। वो कहते हैं कि आपको प्लेन के अंदर आना होगा हमारी बात सुनने के लिए, और जहाज़ में बैठकर हम बात करेंगे कि हमारी बाकी की मांग क्या है। तब इस पर राम नरेश यादव भी एक शर्त रख देते, कहते ठीक है, मुझे अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्लेन के अंदर आकर तुमसे बात करूंगा, पर बदले में इस प्लेन में कुछ विदेशी नागरिक सवार हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तुम उन्हें रिहा कर दो, मैं प्लेन के अंदर आने को तैयार हूं। अच्छा, जब ये सब कुछ बात हो रही थी, तभी हुआ ये कि एक मुसाफिर जो पिछले रो में बैठा हुआ था, उसका नाम बाद में पता चला एसके मोदी, जहाज के पीछे का दरवाजा अचानक खुला और वो जंप मारकर नीचे कूद गया और अंदर किसी को भनक तक नहीं लगी। अब वो एयर होस्टेस की मदद से एसके मोदी जो है वो नीचे कूदे थे, दरवाजा जब खुला था। इसके बाद खैर ये हुआ कि मांग रख दी गई कि आप पहले इनको रिहा कीजिए, फिर हम जहाज के अंदर आएंगे। अब दोनों हाईजैकर आपस में बात कर रहे हैं। अब जब एसके मोदी नीचे उतरे तो फौरन वहां पे जो पुलिस और बाकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने एसके मोदी को पूछा कि बताओ प्लेन के अंदर का हाल क्या है, कौन है वो लोग। तब उसने बताया कि 2 हाईजैकर हैं, एक के पास पिस्टल है, एक के पास बॉम्ब है। उनमें से एक ने धोती कुर्ता पहन रखा है और एक ने कुर्ता पैजामा पहन रखा है। उनके हाथों में कुछ पैम्फलेट्स भी हैं और उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि हमारी राष्ट्रीय नेता इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करो। इतनी जानकारी उसने दे दी। अब ये जानकारी मिली, तब तक वो उधर दूसरी शर्त मानने को तैयार नहीं आ जाकर कि हम किसी को रिहा नहीं करेंगे, न विदेशी नागरिकों को, न महिलाओं को, न बच्चों को, और धमकी दी कि अगर आप नहीं आएंगे प्लेन में हमारी बात सुनने, हमारी मांग मानने, तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। मजबूरन चीफ मिनिस्टर राम नरेश यादव को प्लेन के अंदर जाना पड़ा। अब लेकिन इस पूरी बातचीत में वक्त बीत रहा है, उधर वक्त बीत रहा है और ये शाम से लेके अब रात हो गई और अब 20 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर की सुबह भी हो गई। अभी तक सिर्फ ये चल रहा है कि आप फ्यूल भरो, नहीं तो हमको कहीं और जाने दो, और इधर से हुक्म ये है कि प्लेन में ना फ्यूल भरो, ईंधन मत दो, और बातचीत करते रहो लंबी जितनी कर सकते हो। तो खैर उसके बाद राम नरेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनसे जो हाईजैकर थे उनकी बात हुई। उसने उनके सामने 4 मांगे रखी। पहली मांग जो थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी को फौरन जेल से रिहा किया जाए, जिन्हें एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था 19 दिसंबर को। दूसरी मांग ये थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जितने भी मुकदमे केस डाले गए हैं जनता पार्टी की सरकार ने, वो सब फौरन वापस लिया जाए। तीसरी मांग थी कि मोरारजी देसाई की जो सरकार है जनता पार्टी की, ये सरकार मोरारजी देसाई इस्तीफा दें। और उनकी चौथी मांग ये थी कि इस प्लेन को अब लखनऊ ले चलिए और वहाँ मीडिया को बुलाइए, हम उनके सामने कुछ बात करेंगे। ये 4 मांग चीफ मिनिस्टर के सामने रखी गई। अब चीफ मिनिस्टर जो है बातों बातों में उनको टाल रहे हैं। रात से सुबह हो गई। इधर जब सुबह हो गई धीरे धीरे उन दोनों हाईजैकर्स को देख कर ही मुसाफिरों को भी अब डर खत्म हो गया था। उन्हें लगा कि ये अनाड़ी टाइप के हैं। उधर एयर होस्टेस और जो पायलट थे प्लेन के और को पायलट, उन्हें भी इन दोनों के हाव भाव देखकर ये समझ में आ गया कि इन लोगों को प्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं, एक भी जानकारी नहीं। वक्त बीत रहा है, सुबह हो गई। पायलट ने देखा कि इन दोनों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने अचानक पायलट ने इमरजेंसी स्लाइड का लीवर रिलीज़ कर दिया। जो गेट खुला हुआ था अब स्लाइड भी नीचे आ गया। जैसे हुआ एयर होस्टेस को इशारा किया गया, एयर होस्टेस ने उधर मुसाफिरों को इशारा किया और देखते ही देखते उस इमरजेंसी स्लाइड से एक एक कर मुसाफिरों ने कूदना शुरू कर दिया नीचे स्लिप करके। जब लीवर खींचा और वो सब जाने लगे और वो सब एक एक करके रनवे पर उतरने लगे, तब तक इन दोनों हाईजैकरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक समझ में आया कि उन्हें रोकें,
प्लेन में सवार 126 मुसाफिरों में से 60 नीचे उतर चुके थे। अब बाकी के बचे हुए हैं करीब 66। उन्हें खैर उसने रोक लिया, वही पिस्टल दिखाकर। अब इसके बाद फिर बातचीत चल रही है कि हमारी मांग पूरी करो। इधर सरकार की है कि मांग पूरी नहीं करेंगे, इनको उलझाओ और इन पर काबू पाओ। तब तक अब इन दोनों की पहचान हो चुकी थी। इनमें से एक का नाम था भोलानाथ पांडे और दूसरे का नाम था देवेंद्र पांडे। और पता चला कि ये दोनों इंदिरा गांधी के बहुत बड़े समर्थक हैं। इत्तेफाक से जब इनके नाम पता चला और ये पता चला कि ये दोनों कहाँ के हैं, तो फिर इन्हीं में से एक के फादर को वाराणसी एयरपोर्ट बुलाया गया। और ये दोनों यूपी के थे और वाराणसी के करीब कहीं इनमें से एक। तो जब नाम पता सब मिल गया तो फिर इसके फादर को कांटेक्ट किया गया एक हाईजैकर के। बोला गया आप आइए और आप ही बेटे से बात कीजिए, उसे समझाइए। तब एक के फादर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अपने बेटे से बात करते हैं भोलानाथ पांडे, और कहते हैं कि ये सब गलत है, तुम आ जाओ और सरेंडर कर दो। बाप की बातों का असर होता है। दोनों जो हाईजैकर थे वो दोनों कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपना पिस्टल और अपना बॉम्ब वहीं पायलट के हवाले करते हैं और हाथ उठाकर नीचे उतर आते हैं। दोनों को पकड़ लिया जाता है। पायलट साहब इसके बाद गन और बम दोनों पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस उन दोनों को देखती तो पुलिस की हंसी छूट जाती है। वो पिस्टल खिलौना था जो बच्चे खेलते हैं, और जब उस काले कपड़े में लिपटे हुए बॉम्ब को देखा गया तो उसको खोला गया तो वो क्रिकेट का बॉल था जिसको उन्होंने काले कपड़े में लपेट कर बांध दिया था। तो एक क्रिकेट के बॉल और एक बच्चों के खेलने वाले पिस्टल के साथ इन्होंने ये पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया था। अब इन्होंने बताया कि और जब नीचे उतरे तो इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उतरे। अब इनसे पुलिस ने पूरी पूछताछ की कि भाई ये क्या था, क्यों था। तब इन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया तो हमें गुस्सा आया, तो हमें हमारे नेताजी ने कहा कि कुछ करो। तो नेताजी ने इन दोनों को 400 और 200 रुपए दिए और ये पैसे देकर कहा कि जाओ प्लेन को हाईजैक कर लो, फिर मांग पूरी होगी, इंदिरा गांधी बाहर आ जाएंगी। तो इसने कहा जो कुल 600 रुपये मिले, इसमें से 350 रुपये के दोनों ने कोलकाता से दिल्ली के टिकट खरीदे प्लेन के। 350 में दोनों के टिकट आ गए थे और वाया लखनऊ। बाकी के पैसे इनके पास थे। अब इधर ये दोनों पकड़े गए, इनकी मंशा साफ हो गई। मामला उस वक्त बड़ा उठा लोकसभा में भी कि ये क्या है, बट हाईजैकिंग को लेकर उतनी सीरियसनेस और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि मोरारजी देसाई उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा नहीं, ये इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास ठीक है नकली पिस्टल है, बॉल है, बॉम्ब भी नहीं है, लेकिन अगर पायलट घबरा जाता और उस घबराहट में कुछ हो जाता तो प्लेन क्रैश कर सकता था। लेकिन उसे उस वक्त कहा गया था कि ये स्काई जोकिंग है, स्काई हाईजैकिंग नहीं है। साल के 1978 का सबसे बड़ा मजाक बनाकर इसे पेश किया गया था। बाद में और इसको जब बातें होती थी तो लोग हंसते थे यार, खिलौना लेकर और बॉल लेकर, जिसे ABCD पता नहीं प्लेन का, वो प्लेन को हाईजैक कर लेता। पूरे 13 घंटे तक ये ड्रामा चला था और फिर एक बाप के कहने पर दोनों ने सरेंडर किया। बाद में खैर इन दोनों को अदालत में पेश किया गया, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को, और इन दोनों को कुल 9 महीने और 28 दिन की सज़ा हुई। 9 महीने 28 दिन जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद जब ये बाहर आए, इस दौरान में उधर इंदिरा गांधी 26 दिसंबर को ही 19 दिसंबर को गिरफ्तार हुई थी, 7 दिन के लिए तिहाड़ भेजा गया था। 26 दिसंबर को बाहर आ गई थी और जनता पार्टी सरकार का उन्हें जेल भेजना कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो गया। लोगों में हमदर्दी की लहर हो गई। उधर जनता पार्टी के अंदर अपनी ही फूट भी हो गई। जनता पार्टी के नेता ही इस बात के खिलाफ थे कि इंदिरा गांधी को जेल भेजे, इससे कांग्रेस एकजुट हो जाएगी। और वही हुआ। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के खिलाफ जो 1975 में इमरजेंसी लगाने को लेकर गुस्सा था, अब जनता पार्टी की आपसी फूट की वजह से वो सरकार चल ही नहीं पाई। 1980 में दोबारा चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर देश की दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई। इस दौरान में जब ये दोनों को 9 महीने 28 दिन जेल भेजा गया, तो अब 1 साल के बाद ये भी बाहर आ गए 1979 में। जब बाहर आए तो अब इन दोनों का भी हर तरफ नाम कि भाई ये वो है जो जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, वो भी इंदिरा गांधी की रिहाई की मांग के लिए। तो जाहिर सी बात है, अपने देश में जो पॉलिटिक्स का आलम है, दोनों को कहा गया तो बहुत अच्छे लोग हैं, नेता हैं,
कांग्रेस ने इन्हें टिकट भी दे दिया। 80 में जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव यूपी के, तो उसमें से भोलानाथ पांडे को बलिया जिले की दोआबा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और 27 साल की उम्र में ही 1980 में भोलानाथ पांडे एमएलए यानी विधायक बन गए। इसके बाद फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो फिर ये दोबारा भी विधायक बने। हालांकि उसके बाद फिर कभी नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कई पद पर रहे। देवेंद्र पांडे को भी कांग्रेस ने टिकट दिया और ये जयसिंहपुर विधानसभा सीट से 2 बार लड़े, 80 और उसके बाद, और दोनों बार विधायक बने। फिर बाद में यूपी कांग्रेस कमेटी के कई पोस्ट पर भी रहे। तो ये वो हाईजैकिंग थी जिसमें जिसने 2 हाईजैकर को एमएलए बना दिया, विधायक बन गए थे वो। और इसी हाईजैकिंग को इंडिया में स्काई जोकिंग के नाम से भी जाना जाता है, आसमानी मजाक। और उसकी वजह यही है, वो तमंचा की जगह पर खिलौना, बॉम्ब की जगह पर बॉल, और दोनों को ये पता ही नहीं कि प्लेन के दरवाजे किधर है, खुलता किधर से है, बाकी सारी चीज़ें। बस दोनों भावना में बहकर प्लेन को हाईजैक करने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन कायदे से इनका इनाम इन दोनों को बहुत अच्छा मिला, नेता बन गए, विधायक बन गए, और क्या चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी खत्म करूं एक बार फिर आपसे, वही आपको याद दिला दूं कि 25 दिसंबर रात 12 बजे दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म वेब पर यूपी 77 वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। इसे ज़रूर देखिएगा। यूपी के एक गैंगस्टर, एक गुंडे, एक बदमाश, और उसकी पूरी कहानी, और फिर उसका एनकाउंटर, आगाज़ से लेकर अंत तक, ये पूरी कहानी यूपी 77 वेब दूरदर्शन के OTT पर 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन रात 12 बजे रिलीज़ होगी। देखिएगा और देखकर बताइएगा भी। तो फिलहाल इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।